Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the Wheatstone bridge. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वोल्टमीटर क्या है, अमीटर क्या है, गैल्वानोमीटर क्या है। ये सारे तीन पैरामीटर, सारे तीन टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आज की जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एक्चुअली सर्किट. दिस इज अ सर्किट which is combination of four resistors. ये एक ऐसा सर्किट है जो 4 रेजिस्टर्स का बना हुआ है। ये हम सर्किट यूज करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टर्स का। उनमें से 3 रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो वेल नोन होगी, और जो एक रेजिस्टर रिमेनिंग है उस अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके साथ हम यूज करते हैं गैल्वानोमीटर, विच इज हाईली सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर द डिटेक्शन ऑफ करंट, जो करंट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। ओके, सो इसका डायग्राम किस तरह है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग फिनोमेना है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो लेक्चर को सारा का सारा एमसीक्यूज लेवल पर लेकर जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज कर लेते हैं दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, these points are located at equidistance. These points are located at a equidistance. ओके, इनमें हमने 4 रेजिस्टर्स को फिट किया है। एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है और एक ये 4 रेजिस्टर्स है। और इन 4 रेजिस्टर के दरमियान में हमें यहाँ पर गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट करना है, एंड आल्सो वी affix द गैल्वानोमीटर along these रेजिस्टर्स। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज को, इस सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। दिस सर्किट इज कनेक्टेड विद टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के टर्मिनल्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। ओके, तो इसमें 4 पॉइंट्स है, 4 जंक्शंस है। एक जंक्शन ये है ए, एक बी, एक सी और एक डी। ये 4 जंक्शंस है और 4 रेजिस्टर्स। एक रेजिस्टर R1, एक रेजिस्टर R2, एक रेजिस्टर R3, एक रेजिस्टर R4। तो एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज यूज हम तब करते हैं जब 3 रेजिस्टर के रेजिस्टेंस वेल नोन हो और एक रेजिस्टेंस अननोन हो। उस अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, उस अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं? हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट यूज करते हैं। ओके, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये 4 रेजिस्टर्स हैं। तो किस तरह हम इनको मालूम कर सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये जो रेजिस्टेंस मालूम करने का बेस्ट मेथड है, हम इस ऑब्जेक्ट की या इस सर्किट की अननोन रेजिस्टेंस तभी मालूम कर सकते हैं जब करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर 0 के इक्वल होगा। करंट अक्रॉस विल बिकम्स इक्वल टू, अलॉन्ग विथ गैल्वानोमीटर, वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। जो करंट की क्वांटिटी है गैल्वानोमीटर से 0 क्रॉस हो, इट मींस व्हेन देयर इज अ 0 डिफ्लेक्शन इनसाइड द गैल्वानोमीटर, देन वी कैन डिटेक्ट द अननोन रेजिस्टेंस। जब गैल्वानोमीटर के पास करंट की अमाउंट 0 होगी, उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो 0 होगी, इन दैट केस वी कैन मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस। हम अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ये मैं पॉइंट लिख लेता हूं। व्हेन करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर, या एमसीक्यूज के टर्म्स में लिखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कैन मेजर दी current, Wheatstone bridge can measure the resistance when current across galvanometer is option A
ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी इन्फिनिटी. At what conditions we test on which can measure the amount of resistance? जब गैल्वानोमीटर के पास जो करंट की क्वांटिटी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, जीरो या इन्फिनिटी हो. सो श्योरली जब जीरो डिफ्लेक्शन होगी उसी केस में वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस. हाउ इट इज पॉसिबल? ये कब पॉसिबल है, मैं किस तरह मालूम आती हो कि गैल्वानोमीटर के पास जो करंट की क्वांटिटी है वो जीरो है, ये किस तरह मालूम कर सकते हैं? सपोज करें यहां से करंट आया, इधर भी गया, इधर भी गया. ओके, जैसे इधर करंट आया, जैसे इधर करंट आया तो ये रेजिस्टेंस हाई है. सपोज कर लेते हैं फर्स्ट सिस्टम में जो R4 रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये बहुत हाई. जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो करंट रिवर्स होकर इस गैल्वानोमीटर के पास जाएगा. तो गैल्वानोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. जब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इट मींस वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए जो गैल्वानोमीटर का करंट है इसको जीरो करने के लिए जो R4 रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर लेंगे. जितनी रेजिस्टेंस कम होगी इधर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इधर से करंट इधर चला गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट इधर चला जाएगा. तो जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी. सो करंट ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी equivalent to zero when resistance of a neighboring resistor will be option A. उसकी रेजिस्टेंस क्या की जाए, इंक्रीज की जाए, डिक्रीज की जाए या इन्फिनिटी की जाए या नन ऑफ दिस. किस वजह से जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो जीरो आ सकती है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लें, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर लें या रेजिस्टेंस को इनफिनिटिव कर लें या नन ऑफ दिस. सो श्योरली जब रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो तभी करंट ज्यादा फ्लो करेगा नहीं. इट मींस बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन है. क्योंकि जब रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना करंट का ज्यादा फ्लो होगा, जितना करंट इधर से ज्यादा जाएगा तो गैल्वानोमीटर के पास उतनी अमाउंट ऑफ कम नियर इक्वल टू जीरो जीरो आती जाएगी, करंट बिल्कुल लो होगा, जो उसकी डिफ्लेक्शन होगी वो जीरो शो होगी. ओके, तो हम कह सकते हैं व्हेन रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू मिनिमम, डिक्रीज कर लें. ओके, तो देखिए जब यहाँ गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होती है, जो करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर जीरो होता है, तो उसी केस में जो पोटेंशियल होती है बी और डी पॉइंट के दरमियान में वो सेम होती है. व्हेन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू जीरो, जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है, जो करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर वो जीरो है, तो बी और डी के दरमियान में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वो सेम होगी. वो क्या होगी, सेम होगी, ना कोई ज्यादा होगी ना कोई कम होगी. ठीक है, क्या होगी, सेम होगी. तो पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड डी पॉइंट विल बी सेम व्हेन द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो श्योरली जब डिफ्लेक्शन जीरो होगी उसी केस में जो पोटेंशियल है अक्रॉस बी और डी वो सेम होगा. बी और डी के क्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी. अच्छा सर, आपने तो डी से करंट को ऊपर भेजा है, आप बी पॉइंट को क्यों ले रहे हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, सॉरी इट इज नॉट नेसेसरी. ये लाजमी नहीं है कि करंट हमेशा डी से जाए. ये आपके बुक में क्लियर लिखा हुआ है, जो गैल्वानोमीटर के पास करंट है वो ऊपर से भी आ सकता है, इट मींस फ्रॉम बी पॉइंट, एज वेल एज ये इस डी पॉइंट से भी करंट जा सकता है गैल्वानोमीटर के पास. गैल्वानोमीटर के पास करंट ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी जा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज अवेलेबल. जब नीचे से जाएगा करंट गैल्वानोमीटर के पास तो हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, जब ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो करंट गैल्वानोमीटर के पास चला जाएगा. अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं R2 को, तो जो करंट है इधर नहीं जाएगा, वो सेम में से ऊपर से गैल्वानोमीटर की तरफ आएगा. ओके,
तो करंट का आना ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। बोथ पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट। करंट दोनों साइड से आ सकता है। तो हमने कहा कि पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड डी पॉइंट विल बी डैश व्हेन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज जीरो। जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो है तो उस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू है अक्रॉस बी एंड डी क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सेम होगी, डिफरेंट होगी, या जीरो होगी, या नन ऑफ दिस। तो श्योरली ए इज करेक्ट वन ऑप्शन। इन दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि यहां पर करंट की वैल्यू क्या है? जीरो है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो के इक्वल होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर will becomes equal to zero when potential across B and D point will be same। B और D के दरमियान में जब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। उसी केस में जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी? जीरो। सॉरी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो होगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसी पर ही आ सकता है। What will be value of potential difference across B and D? B और D के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा? मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, या इनफिनिटी होगा? ये था जस्ट पोटेंशियल की वैल्यू। दिस जस्ट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी अक्रॉस बी एंड डी? तो श्योरली जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। तो उसी केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी अक्रॉस बी एंड डी विल बिकम्स इक्वल टू जीरो। क्या होगी? जीरो होगी। जब जीरो के इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा? इट मींस देयर इज अ करंट। करंट आएगा, करंट आएगा तो डिफ्लेक्शन शो होगी। तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो जीरो नहीं होगा। ओके, जब जीरो है तो इनका जो पोटेंशियल है और बी और डी पॉइंट का वो पोटेंशियल सेम है, मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल है। क्योंकि जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही इधर होगा डी पॉइंट पर। बी और डी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो सेम माइनस सेम जवाब विल बी जीरो, जीरो आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आएगा? जीरो आएगा अक्रॉस बी एंड डी पॉइंट। ओके, तो हमें आगे इस प्रिंसिपल की बेसिस पर हमें डेरिवेशन करनी होगी इस वीटेस्ट ब्रिज की। इस प्रिंसिपल की बेसिस पर हम इसकी अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ओके, हमने कहा कि पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड डी विल बी सेम। बी और डी के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो क्या होगी? सेम होगी। ओके, क्योंकि करंट इधर से आया है तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी will becomes equal to potential across AD। potential across AB will become equal to potential across AD। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो करंट है वो करंट ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। ठीक है, तो चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, दोनों कंडीशंस में या दोनों वेस में जो करंट का फ्लो होता है, दोनों वेस में जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। ओके, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए डी। जितना इधर से जाएगा उतना ही ऊपर से आएगा। ओके, दोनों में क्या होगी? सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस जस्ट ये है कि इधर से ऊपर से आता है करंट, यहाँ से नीचे से जाता है। ठीक है, ये बस थोड़ी सी चेंजिंग है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी विल बिकम इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ए डी। जो R1 पर करंट होता है उसको लिखते हैं दिस इज I1। सेम में से जो R2 के पास करंट होता है ये लिखते हैं I1, और जो R3 के पास करंट होता है उसको लिखते हैं I2, और जो R4 के पास करंट होता है वो क्या होता है? I2 होता है। तो इट मींस वी कैन से दैट करंट अक्रॉस R1 and R2 will be same and current across R3 and R4 will become equal to same। दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा। तो हमने ओम्स लॉ का जनरल फॉर्म पढ़ा है, V is equal to IR, V is equal to IR। तो पोटेंशियल लिखते हैं अक्रॉस ए बी, तो लिखेंगे I1 R1, V is equal to IR है ना, तो I1 R1 लिखेंगे, I1
R1. Now VAD potential across A and D. A और D के पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है? ये क्या है? I2 R3. Product of I2 and R3 will becomes equal to potential at AD. AD के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो क्या है? I2 into R3. लिखेंगे I2 into R3. ओके, अब फोकस करते हैं इन सेक्शंस में कि पोटेंशियल अक्रॉस BC और पोटेंशियल अक्रॉस DC के दरमियान में क्या होगा। सेम वे से बिल्कुल जिस तरह A और B के दरमियान में अमाउंट ऑफ वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल वैल्यू सेम है, तो सेम वे से A और D के दरमियान में क्या है? सेम है। तो बिल्कुल सेम वे से ही B और C के दरमियान जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी विथ कंपेयर टू DC। इनकी पोटेंशियल और इनकी पोटेंशियल वो क्या होगी? वो सेम होगी। तो इनको हम अलग सेपरेटली ले सकते हैं जिस तरह हमने इनको लिया है। ओके, तो लिखते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फोकस ऑन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस BC। पोटेंशियल अक्रॉस BC इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस DC। पोटेंशियल अक्रॉस DC। तो BC के दरमियान में क्या है? I1 R2। पोटेंशियल अक्रॉस BC इज I1 R2। तो लिख सकते हैं I1 R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस DC क्या होगा? I2 R4। I2 R4। So this is equation number second. This is equation number second. अब इस इक्वेशन को डिवाइड करें उसके साथ फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो आप गेन करेंगे I1 R1 लिखें अपॉन में I1 R2 लिखें इज इक्वल टू I2 R3 लिखें अपॉन में I2 R4 लिखें। आपके पास ये आ गई। तो सिंपली करंट I1 will be cancel out, I2 करंट will be cancel out। जो करंट की अमाउंट है वो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगी। तो करंट इधर से कैंसिल, इधर से भी कैंसिल, इधर से भी, इधर से भी, ये करंट कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारे पास? R1 अपॉन R2, R1 अपॉन में R2 और R3 अपॉन में R4। तो ये डेरिवेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो इस फार्मूला की बेसिस पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एक अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस है वो मालूम कर सकते हैं। अगर R1 मालूम की जाए तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4 इंटू R2 इंटू R2। ये फार्मूला मिला है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो दिस फार्मूला इज यूज्ड। हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला को हम तभी यूज कर सकते हैं जब डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर विल बिकम इक्वल टू 0। जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी? 0 होगी। उसी केस में हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये करंट को तभी रेजिस्टेंस को तभी मेजर कर सकती है। दिस व्हीटस्टोन ब्रिज कैन मेजर द रेजिस्टेंस ओनली व्हेन करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर विल बी 0। जब गैल्वानोमीटर के क्रॉस जो करंट की क्वांटिटी होगी वो 0 के इक्वल होगी, उसी केस में ये मेजर कर सकता है। या जब गैल्वानोमीटर अपनी 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, इन दैट सिंगल वन केस वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। ओके, अननोन रेजिस्टर की हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इट इज क्लियर? अच्छा, ये एक फिक्स सर्किट नहीं है, दिस नॉट अ फिक्स सर्किट। ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं R1 R2 R3 R4, ये डिफरेंट हो सकती हैं। तो डिफरेंट सर्किट के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट ये डिफरेंट हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाना है तो जाहिर सी बात है हम इसको कॉम्प्लेक्स करना होगा। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो ज्यादा बड़ी करके रखेंगे, ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखेंगे। अगर हमें शॉर्ट सर्किट चाहिए तो हम उसको भी क्या करेंगे? मिनिमाइज कर लेंगे। ओके, इट इज क्लियर? तो ये थे हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सिंपली मैं इसको समराइज कर लूं।
कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो 4 रेजिस्टर्स का बना होता है और उनके दरमियान में, उनके बीच में हम एक रेजिस्टर कनेक्ट, एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं. गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन देम. ओके. और बी और डी के दरमियान में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम होती है. तभी हमने ये डेरिवेशन आगे चलाई. ठीक. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी और डी के दरमियान में वो जीरो के इक्वल होगा. पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो. ओके. और ये व्हीटस्टोन ब्रिज तभी काम करेगा जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो के इक्वल होगी. करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर विल बी जीरो. तभी ये पॉसिबल है. या दूसरी चीज, जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी उसी केस में ही दिस व्हीटस्टोन ब्रिज कैन परफॉर्म देयर टास्क. तभी ये अपना काम कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. मतलब कि रेजिस्टेंस हम तभी मालूम कर सकते हैं जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो. जो करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर है वो जीरो के इक्वल होगा. ये कब पॉसिबल है? ये जो करंट है अक्रॉस गैल्वानोमीटर ये कब जीरो के इक्वल होगा? जब हम इस रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर लें. या हम R4, अगर करंट नीचे से ऊपर जाता है तो हम R4 को रिड्यूस कर लेंगे रेजिस्टेंस को, तो करंट इधर चला जाएगा. अगर करंट ऊपर से आता है तो हम इस R2 के वैल्यू को रिड्यूस कर लेंगे. R2 के वैल्यू रिड्यूस कर लेंगे तो करंट इजीली R2 की तरफ जा सकता है. अगर ये ज्यादा होगी, R2 और R4 ज्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है करंट इस रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पाएगा. तो इसको मजबूरन इस गैल्वानोमीटर के पास जाना होगा. तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह सर्किट बनाएं जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो क्या? जीरो. तो तभी पॉसिबल है जब R2 और R4 की वैल्यू को हम मिनिमाइज कर लें, रिड्यूस कर लें. इट इज क्लियर? Okay viewers, if you have any question you can comment me. Inshallah, see you.